हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विरासत एकेडमी में। मैं शिवम चौबे, आपका केमिस्ट्री मेंटोर। जैसा कि हमारा पहला लेक्चर हो चुका है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, आज ये दूसरा लेक्चर है। ठीक है, तो दूसरा लेक्चर जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है वो क्या है बेटा कि आज पहले हम सबसे पहले रिकैप करेंगे कि हमने पहले पढ़ा क्या है। तो हमने पढ़ा क्या था, सबसे पहले हमने जाना कि इलेक्ट्रोकेमिकल, एक बार रुकिए मैं इसको चेंज कर दूँ। सबसे पहले हमने जाना कि इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में जाना हमने। ठीक है, उसके साथ साथ हमने वहाँ पे डेनियल सेल के बारे में भी जाना। हमने सेल रिप्रेजेंटेशन भी किया था, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है वो भी पढ़ा हमने। सेल का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, फार्मूलेज पढ़े थे हम लोग, फार्मूला भी देखा था हम लोगों ने। हमने ईसीएस पढ़ा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसका एप्लीकेशन पढ़ा बेटा। साथ ही साथ हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा नर्स इक्वेशन और उसका एप्लीकेशन पढ़ा। तो ये चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। अब हम आगे की क्लास बढ़ाते हैं। उम्मीद है कि पिछला लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं वो डाउट। ठीक है, चलिए, जब भी डाउट क्लास रखा जाएगा तो आप उस टाइम इसको पूछ लेना। ठीक है, अगर मैं आगे बढ़ूँ तो सबसे पहले हमारा आता है कंडक्टर्स। बचपन से आप कंडक्टर्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से ही पढ़ा होगा आपने। लाइक कि जो वायर, जैसे आपको बताया जाता है कि आप तार को ना छूइए, करंट लग जाएगा। ठीक है, तो तार किस चीज़ का होता है, मेटल का होता है। तो मेटल जनरली क्या होते हैं, कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को एक एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचा दे, ट्रांसफर कर सके। जो ट्रांसफर कर दे वही क्या हो जाते हैं आपकी कंडक्टर्स। तो सबस्टेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम, मतलब अपने अंदर से अलाउ करते हैं कि भाई तुम मेरे अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर लेके चला जा। तो पास कर जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये आपका एक कंडक्टर है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर आप देखो तो आपके आसपास जो भी मेटल का चीज़ होता है वो जनरली आपका कंडक्टर ही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका कंडक्टर्स होते हैं। एग्जाम्पल में आप देखोगे तो मेटल्स हो जाएंगे एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड बेस एंड साल्ट, फ्यूज साल्ट एंड इम्प्योर वाटर। तो कंडक्टर का मतलब आप सिंपली इतना जानो कि जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास करा सके वही क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। कंडक्टर्स आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका मेटेलिक मेटेलिक कंडक्टर्स या फिर इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स बोलते हैं, और एक होता है आपका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स या फिर आयोनिक कंडक्टर्स। तो जो बेटा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स होते हैं और जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की हेल्प से ट्रांसफर ऑफ करंट होता है। और वहीं पे जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है बेटा, वहाँ पर आपका आयोनिक आयन जो होते हैं, आयन के हेल्प से वहाँ पे ट्रांसफर ऑफ करंट होता है। वहाँ पे आयन के हिसाब से ट्रांसफर ऑफ होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑफ करंट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो पहला है आपका मेटेलिक कंडक्टर्स, द कंडक्टर्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज। वहां पर कोई भी केमिकल चेंज नहीं हो रहा। अभी मैं बोलूं, अगर मैं यहाँ पर एक चम्मच ले लूं, यहाँ से एक तार लगाऊं, यहाँ से एक तार लगाऊं, और अगर मैं दिखाऊं कि एक बल्ब जल रहा है कनेक्ट है बैटरी से, तो आप देख रहे हो कुछ उसके बाद फिर मैं तार को हटा दूंगा तो क्या चम्मच का मास कम हो जाएगा, क्या मास कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्या कलर चेंज हो जाएगा, क्या कुछ होगा क्या वहाँ पे, जनरली नहीं होता है। तो वही बोला जा रहा है कि जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं वहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो होता है, साथ ही साथ बेटा वहाँ पे कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है। कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है किसमें, मेटेलिक कंडक्टर्स में या फिर आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के हेल्प से, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर क्या करते हैं, कंडक्टिविटी को देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में कॉपर है, सिल्वर है, आयरन है, एल्युमिनियम है, ये सब क्या है आपके नॉन मेटल्स में। एक केस आता है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में भी इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। उस इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट भी होता, क्या होता है बेटा, आपका कंडक्टर या फिर मेटेलिक कंडक्टर के लिस्ट में, श्रेणी में से आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो अगला बात करें इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स।
तो ये क्या होता है ना कि जो आप इलेक्ट्रोलाइट लेते हो, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो आपके कैटायन एनायन में डिसोसिएट हो जाए, जब आप उनको जनरली एक्वस मीडियम में डालते हो तो कैटायन एनायन में वो क्या हो जाते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं। तो वो क्या होते हैं बेटा, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाते हैं। और वो इलेक्ट्रोलाइट जब आयंस में ब्रेक होते हैं तो उस आयन के मूवमेंट से जो आयन बना, जैसे केसीएल है, जैसे मानो ये आपका केसीएल है, ठीक है, पानी में इसको आपने डाला तो ये क्या हो जाएगा, के प्लस सी एल माइनस। अब इसके मूवमेंट से, इसके मूवमेंट से क्या हो जाएगा बेटा, इसके मूवमेंट से क्या हो जाएगा, इसके मूवमेंट से हो जाएगा क्या कि इलेक्ट्रिक करंट जो होगा ट्रांसफर होगा एक जगह से दूसरे जगह पे, इलेक्ट्रिक करंट जो होगा ट्रांसफर होगा एक जगह से दूसरे जगह पे, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अगर इलेक्ट्रोलाइट की बात आई है तो हम बात भी कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट की। तो दो तरह के बेटा इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, कंप्लीटली ब्रेक हो जाते हैं। जैसे केसीएल एक आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो ब्रेक होगा के प्लस और सीएल माइनस में कंप्लीटली। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल में आप स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और जो आपके साल्ट हैं उनका केस ले सकते हो। ये क्या हो जाते हैं बेटा, जैसे HCl हो गया, NaOH हो गया, ये सब क्या होते हैं, जनरली 100% कंप्लीटली क्या होते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं। और आयोनाइज हो जाएंगे तो सारे के सारे आयंस आपको देखने को मिलेंगे। तो वो क्या होते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, पूरा का पूरा डिसोसिएशन नहीं हो पाता है, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो पाता है। इसके एग्जाम्पल में आप वीक एसिड जैसे एसिटिक एसिड और वीक बेस जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब एग्जाम्पल में आप ले सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। चलिए अगर बेटा मैं आगे बढ़ूं तो यहाँ पर एक मैंने टेबल यहाँ पे रखा है, जो टेबल साफ साफ डिफरेंस बताएगा आपको कि जो मेटेलिक कंडक्टर्स है और जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स है उनमें क्या डिफरेंस है, उनमें क्या डिफरेंस है। तो जो मेटेलिक कंडक्टर्स है बेटा उसमें क्या हो रहा है, चार्ज कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे चार्ज के कैरियर कौन है, कौन लेके जा रहा है यहाँ एक जगह से दूसरे जगह पे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। दूसरा है बेटा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस विदाउट एनी केमिकल चेंज। जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है बेटा वो बिना किसी केमिकल चेंज के होता है, बिना किसी केमिकल चेंज के होता है। तीसरा क्या है बेटा, यहाँ पर अगर इसमें देखो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में देखो तो यहाँ पे जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो फ्री आयंस होते हैं। जैसे केसीएल का मैंने एग्जांपल लिया, वो आपका क्या हुआ, डूब गया पानी में, पानी में डूब के टूट गया, पानी में डूब के टूट गया, ये टूट गया बेटा। और ये फ्री आयंस है, ये फ्री आयंस है, ये जो क्या है बेटा आपके फ्री आयंस है। इनके मूवमेंट से क्या होता है बेटा, चार्ज का ट्रांसफर होता है। इनके मूवमेंट से क्या होता है, चार्ज का ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब यहां पर देखोगे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होता है यहां पर केमिकल चेंज होता है, टेक्स प्लेस बाय केमिकल चेंज एट इलेक्ट्रोड्स। मेटेलिक वाले में कोई भी केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, कोई भी वहां पर केमिकल प्रोसेस नहीं हो रहा है। बट जैसे ही आप इलेक्ट्रोलिटिक वाले में जाते हो तो वहां पर केमिकल चेंज देखने को मिलेगा। क्या होगा, केमिकल चेंज देखने को मिलेगा। थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, कोई भी ट्रांसफर ऑफ मैटर यहाँ पे नहीं होगा, ट्रांसफर ऑफ मैटर नहीं होगा। जैसे मैंने आपको समझाया, अगर चम्मच लगा दिए, चम्मच के दोनों साइड वायर लगा दिए तो क्या चम्मच का वेट कम हो जाएगा, नहीं होगा ना, या फिर बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मैटर टेक्स प्लेस। इसमें क्या होता है भाई, ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ मैटर टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ आयंस। आयंस ट्रांसफर हो रहा है यानी मैटर ट्रांसफर हो रहा है, मास का कुछ यहाँ पर कम ज्यादा हो सकता है इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। समझ में आया, दोनों में डिफरेंस तो क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला है बेटा रेजिस्टेंस इज ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ कर्नल्स। जो ये कर्नल्स होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो पॉजिटिव पार्ट होता है, ये जो कर्नल्स होते हैं बेटा उनकी वजह से यहाँ पर रेजिस्टेंस होता है। उनके वाइब्रेशन, वो वाइब्रेट करने लगते हैं, इसके वाइब्रेशन की वजह से यहाँ पर क्या होता है, आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप बात करो इलेक्ट्रोलिटिक वाले में बात करोगे तो ड्यू टू इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, आयन आयन के बीच में क्या हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है, आयन आयन के बीच में अट्रैक्शन हो जाता है, इसकी वजह से रेजिस्टेंस होता है।
या फिर जो मीडियम आप ले रहे हो उसमें उसमें विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है, यानी वहाँ पे आयन मूव ही नहीं कर पा रहा है, ऐसे जा रहा मूव ही नहीं कर पा रहा, मूव नहीं कर पा रहा है। जैसे अगर ग्रीस की बात करें और अगर हम पानी की बात करें तो किसमें आसानी से आप अपना हाथ डाल सकते हो? पानी में, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी जो होती है वो नहीं है, लेकिन ग्रीस में काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी होता है, मूवमेंट में डिफ़िकल्टी होता है। तो यहाँ पर भी जो होगा आपका, अगर विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होगी या फिर वहाँ पे जो आयन्स है उनके बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब ये आयन्स हैं आपके दूर-दूर नहीं जा रहे, अट्रैक्ट होना चाहते हैं, अट्रैक्शन हो जा रहा है, तो इसकी वजह से बेटा क्या होगा, इसकी वजह से होगा क्या कि साफ पता चलता है कि वो इसके क्या करेगा, फ्लो ऑफ चार्ज को कम करेगा, तो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस होगा। अगला बेटा अगर हम बात करें तो क्या है, द रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो आपका मेटेलिक कंडक्टर्स होता है उसमें होता क्या है कि जो वाइब्रेशन है, जो कर्नल के वाइब्रेशन की वजह से रेजिस्टेंस पैदा हो रहा था, वो वाइब्रेशन और बढ़ जाता है, वो वाइब्रेशन और बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है। बट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, वहां पे अगर आप देखोगे तो वो क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो जो आयंस होते हैं उनके मूवमेंट में वो हेल्प करता है, जो आयंस होते हैं बेटा उनके मूवमेंट में जो आप टेम्परेचर बढ़ाते हो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। ठीक है, अगला देखिए बेटा यहाँ पर, तो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आर नॉट फॉलोड। यहाँ पे हम अभी आगे पढ़ेंगे, फैराडेज के कुछ लॉज हैं, कुछ नियम है, वो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। किस में अप्लाई नहीं कर सकते? मेटालिक कंडक्टर के केस में आप फैराडेज के जो 2 लॉ हैं उसको अप्लाई नहीं कर सकते, परंतु लेकिन अथवा इसमें आप कर सकते हो। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में बेटा आप साफ पता चलता है कि यहाँ पर आयन से, और इन्हीं के लिए तो बनाया गया है, वो जो लॉ है आप इलेक्ट्रोलिसिस में ही देखते हो, उसी पार्ट में देखते हो, तो ये आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि आपको सारा डिफरेंस 1 बाय 1 जो मैंने समझाया है वो क्लियरली आपको समझ में आ गया है। ठीक है, हर एक पॉइंट को मैंने अच्छे से डिस्कस किया है यहाँ पर। चलो अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर बेटा हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में हमें क्या क्या पढ़ना है ये आप देखो। सबसे पहले बेटा हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले बेटा हमें पढ़ना है रेजिस्टेंस। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, रेजिस्टेंस। उसके बाद कंडक्टेंस, जिसको जी से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी जिसको हम कहते हैं, उसको हम रो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, रो कहते हैं। ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिक क्या हो जाएगा आपका, कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी जो हो जाती है वो क्या हो जाता है बेटा, कप्पा पढ़ते हैं इसको। ये क्या होता है, के जैसा बनाया जाता है और इसको हम क्या कहते हैं, कप्पा कहते हैं। ठीक है, अगला है मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस भी यहाँ पर हम पढ़ेंगे इसमें। साथ ही साथ वहाँ पर क्या पढ़ेंगे बेटा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में भी यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जैसे आप पढ़ाई करते हो तो आपके पढ़ाई में जो बाधा डाले उसको हम रेजिस्टेंस कह सकते हैं आपके स्टडी के दौरान। ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हो, कहीं बाजा बज रहा है, कहीं आप सोशल मीडिया में आपका ध्यान जा रहा है, कहीं आपके पेरेंट्स आपको कुछ काम करने के लिए बोल दे रहे हैं बार बार, कहीं रिलेटिव के शादी में चले गए हैं, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब आपके लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर आप अगर समझो तो जो मेटेलिक या फिर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं, ओम्स लॉ को। इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल टू द करेंट फॉलोइंग। यानी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बेटा, यहाँ पे आर जो होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल अपान करंट हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इसकी यूनिट जो होती है वो ओम होती है। क्या है, ओम होती है, ओम होती है यहाँ पर इसकी यूनिट। बात करें कंडक्टेंस की तो कंडक्टेंस इज जस्ट अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस।
कंडक्टेंस जो कि जी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जी से, वह क्या होता है बेटा, जस्ट अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट फेवर्स फ्लो ऑफ करेंट, मतलब फ्लो ऑफ करेंट को फेवर करता है। अच्छा ये बताओ, अगर रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस जो है फेवर नहीं करता है फ्लो ऑफ करंट को, इसका मतलब कंडक्टेंस तो करता ही होगा ना। क्यों, क्योंकि वहां पर वो क्या है बेटा आपका, वो आपका है लेफ्ट में, सॉरी वो आपका क्या है, वो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, चलो इसकी जो यूनिट होती है बेटा, जी की जो यूनिट होती है, आर की यूनिट होती है, आर की होती है ओम या फिर साइमन बोल देते हैं। ठीक है, ओम बोलते हैं, ओम। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो जी होती है उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, महो बोल दो इसको, या फिर ओम में इन्वर्स कर दो, ओम इन्वर्स कर दो इसको, या फिर साइमंस बोल दो। क्या बोल दो, साइमंस। ये किसकी यूनिट है, कंडक्टेंस। ये किसकी यूनिट है, कंडक्टेंस की यूनिट होती है। ठीक है, चलो कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का बिल्कुल ही उल्टा है, बस ये आप जानो। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रजिस्टिविटी। स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस होता है उसको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है वो आपका क्या होता है, रो से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको, कैसे, रो से। ठीक है, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। ये क्या होता है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। होता क्या है कि जो आर होता है बेटा, जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। जैसे ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो रो आ जाता है, रो एल बाई ए हो जाएगा। ये जो होता है बेटा, ये आपका एक एक्सप्रेशन होता है, यहाँ से आपको पता चलता है कि ये जो रेजिस्टेंस होता है जिसको हम रो से दिखाते हैं, वो क्या होता है, वो कुछ होता नहीं है, वो सिंपली सिंपली क्या होता है आपका एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है जो रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो, अगर अगर लेंथ 1 सेंटीमीटर हो जाए, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, तो उस केस में अगर आप देखोगे, अगर मैं इस एल को 1 कर दूं, ए को 1 कर दूं, तो रो और आर जो है आपके, रो और आर जो है आपके, वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, अगर आपका जो वॉल्यूम है इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन का 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो आप ये कह सकते हो कि वो जो होगा उसी को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज रेजिस्टिविटी, तो आप बोल देना कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो आपका इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है उसके थ्रू जितना रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, जितना रेजिस्टेंस हो रहा है वहाँ पे, वही क्या हो जाता है, रेजिस्टिविटी होता है। वही क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। वही क्या होता है, रेजिस्टिविटी होती है। चलो आगे बेटा देखो, जैसे कि कंडक्टेंस था वो क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था आपके रेजिस्टेंस का, उसी तरह जो आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस है या फिर उसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी जो होता है, इसे कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कप्पा इज रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये है जो आपका कप्पा, वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या फिर आप कह सकते हो कि ये रेसिप्रोकल है। क्या है, रेसिप्रोकल। मेरे कहने का मतलब ये है कि जी जो है ये 1/r है, कप्पा जो है बेटा वो 1/रो है। यही मैं कह रहा हूँ, बस यही मैं कहना चाहता हूँ, यही मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहां से एक रिलेशन निकलेगा, जैसे ही आप इसको पुट करोगे तो आर क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए होता है, रो इंटू एल बाई ए। तो 1/रो क्या हो जाएगा, 1/रो जो हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा एल, 1/रो हो जाएगा एल अपान आर ए हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप पुट कर दोगे इस वाले फार्मूले में, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि जो कप्पा होता है वो क्या होता है, जी इंटू जी स्टार। ये जी स्टार क्या है, सेल कांस्टेंट है। ये जी स्टार क्या है, सेल कांस्टेंट। किसके बराबर होता है, जी स्टार वो हो जाता है आपका एल बाई ए। जो सेल कांस्टेंट होता है, जी स्टार होता है, वो क्या होता है बेटा आपका एल बाई ए हो जाता है। और ये आपका एक्सप्रेशन आता है कप्पा इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। जी इज कंडक्टेंस विच इज इक्वल टू 1/r, जी स्टार इज आपका क्या होता है, सेल कांस्टेंट विच इज इक्वल टू एल बाई ए। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। यही बात देखो यहाँ पे लिखा भी गया है, यही बात जो है यहाँ पे बेटा लिखा भी गया है
यही बात जो है बेटा यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कैसे आप डिफाइन करोगे कि कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपका क्या था, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है कि कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो कप्पा की यूनिट क्या होगी, कप्पा की यूनिट क्या होगी भाई, इसका यूनिट क्या है, कंडक्टेंस का यूनिट क्या है आपका, ये हो जाएगा आपका ओम इनवर्स, और जी स्टार का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ पे जो कप्पा होगा उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स, या फिर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। सेल कांस्टेंट की यूनिट भी आपको पता होना चाहिए, ये है आपका सेल कांस्टेंट, जो कि मैंने डिस्कस कर लिया है कि जो आपका सेल कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, उसको जी स्टार से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो सेल कांस्टेंट होता है वो L/A होता है। इसे हम कांस्टेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन ले रहे हो तो वहाँ पे जो एरिया होगा, जो सोल्यूशन की एरिया होगी और जो लेंथ होगा वो तो सेम होगा ना, लेंथ और एरिया तो उसका तो सेम होगा, ठीक है। तो जी स्टार आपका क्या होता है, सेल कांस्टेंट होता है, जो कि इसके बराबर होता है L/A के, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, जैसे मैंने बोला ये जी स्टार है, तो क्या है L/A है, तो L का यूनिट सेंटीमीटर ले रहे हो, इसका सेंटीमीटर क्या ले जाओगे, स्क्वायर ले लोगे, तो ये क्या आएगा, सेंटीमीटर इनवर्स ही तो आएगा, वही यहाँ पर लिखा गया है, वही यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। चलो चलो अगला है बेटा मोलर कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टेंस, इसको हम जनरली लेमडा एम से ही दिखाते हैं, ठीक है, लेमडा एम इसको पढ़ते हैं। होता क्या है कि अब हमें क्या बात करना कि एक मोल इलेक्ट्रोलाइट, हमने जो है ये फिक्स कर दिया कि भाई मेरे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो 1 मोल है, उसके थ्रू कितना कंडक्टेंस हो रहा है, वही क्या होता है आपका मोलर कंडक्टिविटी। एक मोल इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू कितना कंडक्टेंस हो रहा है वही क्या हो जाएगा आपका मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगा। फार्मूला क्या है बेटा इसका, लेमडा एम कप्पा इंटू वी, और इसका जो फार्मूला कैलकुलेशन के लिए यूज करोगे, लेमडा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपान एम, एम क्या है, मोलैरिटी है, ये क्या है आपका मोलैरिटी है, ठीक है। चलिए इसी तरह बेटा इसका एक भाई है, इसका भाई है एक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इसका एक भाई है। तो यहाँ पर आप देखोगे इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट द्वारा कितना प्रोड्यूस किया जा रहा है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट द्वारा जितना आयंस प्रोड्यूस किया जा रहा है उसके थ्रू जो कंडक्टेंस हो रहा है बेटा वही क्या होता है आपका, वही होता है आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। वो क्या होता है बेटा आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है, जो कि सेम डिक्टो वहां पर एम था, यहाँ पर EQ लगा के सारा कर दोगे काम, ठीक है। मैंने आपको एक बार बताया था मोलरिटी और नॉर्मलिटी में रिलेशन, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है पहले ये देखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये क्या होता है पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। इक्विवेलेंट जो भी गिवन वेट दिया रहता है, जो भी आपका गिवन वेट दिया रहता है बेटा उसको आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, उसको आप डिवाइड कर दोगे, किससे डिवाइड करोगे, आप इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दोगे, इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दोगे। अच्छा ये इक्विवेलेंट वेट होता क्या है, ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बेटा आपका, इक्विवेलेंट वेट बेटा ये होता क्या है आपका, ये होता है आपका मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट अपान एन फैक्टर। अगर आप इसको यहाँ पे पुट करोगे बेटा, अगर आप इसको यहाँ पे पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, गिवन वेट अपॉन गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। अब ये जो है ऊपर चला जाएगा और इसकी वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होता है। तो हम ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। ये किसके बराबर आ रहा है,
ग्राम इक्विवेलेंट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, नंबर ऑफ क्या हो जाएगा ये बेटा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा, इसके बराबर होगा। ये मैं जो बता रहा हूँ ये इसका आगे यूज होगा, इसलिए मैंने इतना अच्छे से आपको सारा ये समझाया है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा, आप नहीं निकाल पा रहे हो, तो सिंपली कुछ मत करना, आप क्या करना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल्स कर देना, एन फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल्स कर देना वहां पे। ठीक है, चलो अब देखिए यही मैं बता रहा था कि यहाँ पर रिलेशन क्या होगा, इसीलिए मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा था कि जो आपका लेमडा इक्विवेलेंट है और लेमडा मोलर जो आपका मोलर कंडक्टिविटी है और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, उनके बीच में रिलेशन क्या होगा। ये तो मेरे पास डाटा है, ये मेरे पास डाटा है। ठीक है, वी नो दैट नॉर्मलिटी जो होता है वैलेंसी फैक्टर इनटू मोलरिटी होता है, जैसा हमने अभी बताया था वो हो जाएगा एन फैक्टर, या फिर वैलेंसी फैक्टर बोल दो इसको, वैलेंसी फैक्टर इनटू मोलरिटी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप देखोगे तो लेमडा इक्विवेलेंट जो हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, लेमडा इक्विवेलेंट इक्वल टू लेमडा एम अपान एन फैक्टर। ये वैल्यू आप याद कर लेना है, या फिर इसको ऐसे कर दो एन फैक्टर, एन फैक्टर वैलेंसी फैक्टर एक ही होता है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास रिलेशन है, और लेमडा की बात जब आएगी तो उल्टा कर देना, लेमडा एन इंटू एन वैलेंसी फैक्टर या फिर एन फैक्टर इक्वल टू लेमडा एम कर देना। ठीक है, कैसे आया है मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी आपको मैं फिर से बता देता हूँ, कि जो नॉर्थ देखो, पहला केस देखो कि नॉर्मलिटी बी एफ मोलरिटी, केस 2 है हमारे पास लेमडा एम इक्वल टू के इंटू 1000 अपान एम एंड लेमडा इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा एन। दोनों ऊपर के कॉमन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप ये कह सकते हो कि लेमडा एम इंटू एम लेमडा इक्विवेलेंट इंटू एन। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं लेमडा एम इंटू एम इक्वल टू लेमडा इक्विवेलेंट इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू, ये लिख सकते हैं, इससे कैंसिल कर दो इसको, क्या हुआ लेमडा एम जो हो जाएगा बेटा आपको आ जाएगा लेमडा इक्विवेलेंट इंटू वैलेंसी फैक्टर। लो भाई मैंने इसको प्रूव भी कर दिया आपके लिए, अगर आपको कहीं डाउट भी होगा तो मैंने यहाँ पर इसको क्या किया है, प्रूव भी कर दिया है कैसे यहाँ पर आप आगे बढ़ रहे हो। चलो अब बात करते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि जिस पर जो होगा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस डिपेंड करेगा। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो उसको परेशान कर सकते हैं या फिर उसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, कौन कौन से वो फैक्टर है जो उसको अफेक्ट कर सकते हैं, प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। देखिए पहला है इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, जितना ज़्यादा इंटर आयोनिक अट्रैक्शन होगा उतना ही कम जो होगा आपका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस होगा, क्योंकि वहाँ पे मूवमेंट कम हो जाएगा। जब भी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की बात आएगी बस आप इतना ध्यान रखना कि हमें मूवमेंट ऑफ आयन देखना है, जितना आसानी से मूवमेंट हो जा रहा है, मूवमेंट ऑफ आयंस, तो जितना आसानी से हो जा रहा है बेटा, जितना आसानी से हो जाएगा इसका मतलब कि वो बहुत ही अच्छा वहाँ पे कंडक्टेंस होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, जितना ज़्यादा इफ सॉल्वेंट इज हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देन द आयोनाइजेशन एंड कंडक्टेंस विल बी हाई। इसका मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा आपका जो सॉल्वेंट है पोलर होगा, उससे होगा क्या कि उतना ही ज़्यादा आपके आयंस होंगे, क्योंकि वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे जो भी इलेक्ट्रोलाइट आएंगे उसको अच्छे से ब्रेक कर देंगे, और अच्छे से ब्रेक करने का मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस मिलेंगे, और ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस मिलने से फ़ायदा क्या हो जाएगा बेटा, क्या फ़ायदा हो जाएगा कि वहाँ पर आपका जो कंडक्टेंस है वो भी हाई हो जाएगा। विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, मीडियम की विस्कोसिटी अगर आपने बढ़ा दिया, इसका मतलब कि आयन अब पहले ऐसे जा रहा था, लेकिन अब क्या हो जाएगा बेटा, अब आयन ऐसे जाएगा, स्लो मोशन में जाएगा,
बहुत ही स्लो मोशन में जाएगा। अगर आयन स्लो मोशन में जा रहा है इसका मतलब कि वहाँ पे कंडक्टेंस जो होगा वो कम हो जाएगा, कंडक्टेंस जो होगा वो कम हो जाएगा। तो विस्कोसिटी ऑफ मीडियम भी यहाँ पर मैटर करता है। टेम्परेचर, टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तो कंडक्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आयंस की बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी यानी मूवमेंट बढ़ गया। काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी यानी वेलोसिटी बढ़ा, यानी यहाँ पर मूवमेंट बढ़ा तो कंडक्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। हाइड्रेटेड साइज, ये बड़ा मैटर करता है। ये बड़ा मैटर करता है कि जब आपके कैटायंस होते हैं वहाँ पे वाटर प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है तो वो क्या करता है कि वाटर जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास और मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो वहाँ पे अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन होने से क्या होता है कि जितना छोटा आपका मेटल होता है, कैटायन, मेटल कैटायन जितना छोटा होता है उसकी साइज बहुत बड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जो चार्ज पावर है वो बहुत ज़्यादा होता है, पावर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि छोटी साइज है, चार्ज ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा पावर, और वो ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। जितना ज़्यादा वाटर के मालिक्यूल रहेंगे उतनी बड़ी उसकी साइज हो जाएगी। अगर हाइड्रेटेड साइज बहुत ज़्यादा है तो अब अच्छा मैं जा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं जा रहा हूँ, अगर 10 बंदे मुझे पकड़ लिए तो पहले अगर नॉर्मली जा रहा हूँ तो मेरी स्पीड ऐसे रहेगी, ठीक है, ऐसे रहेगी। बट अगर मुझे 10 बंदे पकड़ लिए तो मैं बहुत धीरे धीरे जाऊँगा, या तो मैं मूव ही नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं पावरफुल हूँ तो मैं थोड़ा सा चल जाऊंगा, ठीक है। तो ये होता है कि हाइड्रेटेड साइज अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे कंडक्टेंस जो हो जाएगा कम हो जाएगा। बात करें डाइल्यूशन की, बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान देना डाइल्यूशन के केस में, कि जब हम डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं तो कंडक्टेंस जो होता है आपका बढ़ जाता है। जब डाइल्यूशन को बढ़ाएंगे तो कंडक्टेंस हमारा बढ़ जाता है। क्यों? फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूशन, जो इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, आयन आयन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बेटा वो कम हो जाता है, कम हो जाता है तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। क्यों? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वहाँ पर इंटर आयोनिक अट्रैक्शन ज़्यादा है। अगर बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन कर दिए तो उसका जो अट्रैक्शन होगा वो कम हो जाएगा। अट्रैक्शन कम हो जाएगा इसका मतलब साफ पता चलता है कि वो आसानी से और अच्छे से मूव करेगा और दौड़ेगा, ऐसे ऐसे दौड़ने लगेगा। ठीक है। उसके बाद है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है वो इंक्रीज होता है, यानी कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है बेटा कि बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन करते हो तो वहाँ पे जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है कि उसकी जो डिसोसिएट होने की जो टेंडेंसी होती है वो और अच्छे से डिसोसिएट होगा। जितना पानी डालोगे वीक इलेक्ट्रोलाइट में उतना ही ज़्यादा उसका डिसोसिएशन पॉसिबल है, यानी अल्फा की वैल्यू बढ़ जाएगी। ज़्यादा डिसोसिएशन, ज़्यादा आयंस तो वहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट ऑफ आयंस, तो उस वजह से वहाँ पे कंडक्टेंस भी जो होगा बेटा आपका हाई हो जाएगा, कंडक्टेंस भी जो हो जाएगा वो हाई हो जाएगा। लेकिन जब हम डाइल्यूशन करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस के जब हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस देखते हैं तो वहाँ पे डाइल्यूशन करने पर वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी जो कप्पा की वैल्यू होती है वो क्या होती है, कम होती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml सोल्यूशन डिक्रीजेज। क्यों? क्योंकि 1 ml सोल्यूशन अगर आप देख रहे हो, 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन देख रहे हो तो वहाँ पे नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे, क्योंकि आप डाइल्यूशन कर रहे हो तो वहाँ पे आयंस उसमें कम हो जाएंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा। ऑन डाइल्यूशन इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस बिकॉज विद द डाइल्यूशन नॉर्मलिटी और मोलरिटी डिक्रीज। नॉर्मलिटी और मोलरिटी डिक्रीज होती है तो यहाँ पर ऐसा केस आपको देखने को मिलेगा। यानी कप्पा जो होगा, अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं टेबल बनाऊं यहाँ पे डाइल्यूशन इफेक्ट का एक टेबल बनाता हूँ, चलो। अगर मैं ये टेबल बना रहा हूँ बेटा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पे 3 टर्म है ना, एक हो गया कप्पा, एक हो गया लेमडा एम, एक हो गया लेमडा इक्विवेलेंट। ठीक है। डाइल्यूशन बढ़ाने पर ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, यहाँ पर जो होगा वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ पर जो होगा वैल्यू बढ़ेगी। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन दोनों के जो आप देखोगे जो डिनोमिनेटर है, उसमें क्या आता है, वॉल्यूम आता है, उसमें क्या होता है, मोलरिटी आती है, मोलरिटी और नॉर्मलिटी आती है, एक में मोलरिटी आता है, एक में नॉर्मलिटी आता है, तो वो दोनों की वैल्यू कम होगी तो ओवरऑल जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए लेमडा एम और लेमडा इक्विवेलेंट बढ़ते हैं। बट यहाँ पर 1 ml में हम देख रहे हैं तो पर ml अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ आयंस कम हो जाते हैं,
पर ml नंबर ऑफ आयंस कम हो जाते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस में, तो डाइल्यूशन करते हो तो इसकी वैल्यू कम होती है। ये बात अपने ध्यान में, अपने जहन में उतार लेना, अपने दिमाग में उतार लेना। ठीक है बेटा, चलो यही यहाँ पर लिखा था कि ऑन इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इंक्रीज होता है, जनरली कंडक्टेंस इंक्रीज होता है, मतलब जी इंक्रीज होगा आपका। ठीक है, जी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर मैं ये लिख दूँ कि जी भी क्या हो जाएगा बेटा, ये इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, इसकी बात मैंने साफ साफ बताया था कि कंडक्टेंस जब बढ़ेगा, जब डाइल्यूशन बढ़ेगा तो वहाँ पे अगर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है तो वहाँ पे इंटर आयोनिक अट्रैक्शन कम होगा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वहाँ पे उनके डिसोसिएशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इन्हीं दोनों रीजन की वजह से ये दोनों केसेस में आपके जो कंडक्टेंस है वो बढ़ जाता है जब आप डाइल्यूशन करते हो। तो बढ़ता कौन नहीं है, बढ़ता कौन नहीं है, सिर्फ के, कप्पा नहीं बढ़ते हैं। कप्पा नाराज है, मतलब कप्पा को आप ऐसे याद करोगे पप्पा है, कप्पा क्या है, पप्पा है, कप्पा इज पप्पा जो कि नाराज है। कप्पा पप्पा है, पप्पा है जो नाराज हैं, जो नाराज हैं, वो डाइल्यूशन पे नहीं बढ़ेंगे। बट अदर जो हमारे पास टर्म्स हैं लाइक लेमडा एम, लेमडा इक्विवेलेंट एंड कंडक्टेंस, दे विल इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग, ऑन डूइंग डाइल्यूशन और ऑन इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूशन बढ़ाने पर वो होगा। अगला है बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। यानी कि इन्फिनाइट डाइल्यूशन मतलब कि उससे ज़्यादा आप डाइल्यूशन नहीं कर पा रहे हो, खूब ज़्यादा डाइल्यूट कर दिए हो, तो उस केस में कैसे आप मोलर कंडक्टेंस निकालोगे। ठीक है, उसके लिए हमारे पास कौन सा इक्वेशन है, डिवाई हकल ऑनसेंगर इक्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिवाई हकल ऑनसेंगर इक्वेशन, लेमडा एम इज इक्वल टू लेमडा एम इन्फिनिटी माइनस लेमडा एम जो हो जाएगा वो किसके बराबर होगा, लेमडा एम इन्फिनिटी पे जो डाइल्यूशन करने पर आ रहा है कंसंट्रेशन। यहां से आपको पता चलता है बेटा कि यहाँ पे जो B है वो क्या है, कांस्टेंट है, एंड इट्स वैल्यू इज द सेम फॉर पार्टिकुलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। पार्टिकुलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तो उसके लिए जो B की वैल्यू है वो सेम हो जाएगी। अगर ये मैं यहाँ पर क्या है लेमडा एम की वैल्यू रख दिया हूँ और ये वैल्यू जो है इन्फिनाइट डाइल्यूशन वाली है, तो अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे ये कंसंट्रेशन यहाँ पे लगभग 0 है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन 0 है, जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन 0 यानी डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ये काफ़ी वैल्यू इसकी हाई है। वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसे आएगा, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट यहाँ से आएगा, और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का स्ट्रेट लाइन बनता है, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनका क्या बनता है, एक इस तरह का शेप बनता है। ठीक है, क्यों ऐसा बनता है बेटा, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो, जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट तो ऑलरेडी वहाँ पे कंप्लीटली आयंस मिलते हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ा रहे हो, कंसंट्रेशन इस इक्वेशन से देखो, कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो जो लेमडा एम की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, कम होगी। यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी लेमडा एम की वैल्यू कम होगी, बट कम होगी लेकिन इस तरह से कम नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर डाइल्यूशन पे इंक्रीज भी हल्का सा होता रहता है। आयंस के बीच में जो डिसोसिएशन होता है, अल्फा की वैल्यू जो होती है वो बढ़ती रहती है। ठीक है, इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन लेमडा एम वर्सेस अंडर रूट सी यानी अंडर रूट कंसंट्रेशन, एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा किसके लिए, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक आपको क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ऑन एक्स्ट्राप्लोटेशन दिस लाइन टचेस लेमडा एम एक्सिस, देयरफॉर लेमडा एम इन्फिनिटी फॉर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट कैन बी फाउंड आउट फ्रॉम इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट से पता कर सकते हो, कितना इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे बन रहा है वहां से आप पता कर सकते हो। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट द स्लोप ऑफ द कर्व इज नॉट कांस्टेंट, स्लोप जो है कांस्टेंट नहीं है, तो इसको हम एक्स्ट्रा प्लोटेट करके हम नहीं बना सकते। यहाँ पर एक्स्ट्रा प्लोटेट करके हम लेमडा एम इन्फिनिटी नहीं पा सकते हैं, बट एक्स्ट्रा प्लोटेट करके हम स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा कर सकते हैं। और वहाँ ऐसा करने से होगा क्या बेटा, ऐसा करने से होगा क्या कि हम वहाँ से जो है डाटा को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब हमारे पास बेटा देखो अगला जो हमारा काम है वो है कोलराउश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कोलराउश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ये होता है क्या कि एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, यानी कि एट इन्फिनिटी पे जब आप डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा कर दिए हो तो उस केस में क्या होता है कि डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीट। मतलब अगर आपने इन्फिनाइट डाइल्यूशन कर दिया है तो वहाँ पे जो डिसोसिएशन होगा इलेक्ट्रोलाइट का वो कंप्लीटली मान लिया गया कि 100% वो जो है डिसोसिएट
हो चुके हैं, ठीक है। तो प्रत्येक आयन जो होगा वो डेफिनेट कंट्रीब्यूशन बनाएगा आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए या फिर मोलर कंडक्टिविटी के लिए, वहां पर एक डेफिनेट क्या होगा, उनका कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द अदर आयंस एसोसिएटेड विथ इट। उससे जो अदर आयन एसोसिएटेड है उससे हमें नहीं मतलब है, ठीक है। तो वो वहां पर ईच कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। ये लॉ आपसे क्या कहता है कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वो क्या होती है, सम ऑफ इक्विवेलेंट आयनिक कंडक्टिविटीज, सम ऑफ इक्विवेलेंट आयनिक कंडक्टिविटीज जो कि कैटायन और एनायन हो सकते हैं, ठीक है, उसके बराबर होता है। यानी कोलराउस लॉ ये बोलता है, कोलराउस लॉ ये बोलता है कि लेमडा इक्विवेलेंट एट इंफिनिटी इज इक्वल टू लेमडा लेमडा ऑफ कैटायन एट इंफिनिटी प्लस लेमडा ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ एनायन एट इंफिनिटी, इन दोनों के सम के बराबर होगा, इन दोनों के सम के बराबर होगा। सपोज आपका ये एक रिएक्शन है ए एक्स बी वाई से आप एक्स ए वाई प्लस प्लस वाई बी एक्स माइनस पे जा रहे हो, यहाँ पर क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, यहाँ पर इस तरीके से आप जो है लेमडा इन्फिनिटी पर लेमडा इन्फिनिटी निकालोगे इक्विवेलेंट का, ठीक है। यहाँ पर जो आपका ये m की वैल्यू लिखा जा रहा है, इसका मतलब क्या है, लेमडा इन्फिनिटी m जो कि मोलर कंडक्टिविटी है, कंडक्टेंस है कैटायन का, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटायन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनायन, ठीक है। तो इसके हेल्प से यहाँ पर आप निकालोगे। तो कोलराउस लॉ ये कहता है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो है कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है। कंप्लीट डिसोसिएशन होने के बाद होता क्या है बेटा कि वहाँ पे जो प्रत्येक आयन होते हैं, अच्छा ये बताओ KCl है, कंप्लीट डिसोसिएट हुआ तो इसका मतलब K प्लस और Cl माइनस ही मिलेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक कैटायन एक एनायन, यही मिलेगा, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि जो ओवरऑल आप उसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालोगे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वो इक्वल होगा उनके आयंस जो होंगे उनके कंडक्टेंस के एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, उसके इक्वल होगा, उनके सम के इक्वल होगा, उनके आयंस के सम के इक्वल्स होगा, ठीक है। यही यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। चलिए यहाँ पर ये आपका एक एक्सप्रेशन आ रहा है कि यहाँ पर x जो है और y जो है स्टेक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है कैटायन और एनायन का, और यहाँ पर आप लेमडा m इन्फिनिटी इस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर आपको ये हो जाएगा। अब आता है बेटा कि क्या क्या एप्लीकेशन है, हमने जो पढ़ा है कोलराउस लॉ जो हम पढ़ रहे हैं उसका एप्लीकेशन क्या क्या है। तो पहला है टू कैलकुलेट कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट का हमें कंडक्टेंस पता करना है तो हम कोलराउस लॉ से पता कर सकते हैं। टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी पता कर सकते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जो होता है वो क्या हो जाएगा, लेमडा m अपॉन लेमडा इन्फिनिटी इक्विवेलेंट, यानी मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या फिर आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से भी निकाल सकते हो कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है बेटा। अगला क्या है बेटा यहाँ पे, टू कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे जो Ka होता है जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, जैसे मेरे पास अगर ये Ha एक एसिड है, वीक एसिड है, H प्लस प्लस A माइनस में चला जा रहा है, यहाँ पे इनिशियल मान लो इसका 1 है, यहाँ पे 0 है, 0 है, तो मान लो C मान लो यहाँ पे C है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो डिसोसिएट होगा ये C अल्फा और C अल्फा, तो जो K होता है बेटा वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लिख दोगे अपान रिएक्टेंट का लिख दोगे, ठीक है। तो ये C से C कैंसिल हो जाएगा, तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, C अल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये भी आप निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ कोलराउस लॉ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप अल्फा निकाल लिए हो, जब आप अल्फा निकाल लोगे आपके पास कंसंट्रेशन होगा तो आप जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकाल लोगे, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल लोगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये हमारे पास कितने इसके बेनिफिट हैं जो कि एप्लीकेशन है। अच्छा, एक और एप्लीकेशन है यहाँ पर कि आप जो है सॉल्बिलिटी और सॉल्बिलिटी कांस्टेंट किसी भी स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट का निकाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। स्पेरिंगली सॉल्युबल का मतलब ये होता है कि बहुत ही कम उनकी सॉल्बिलिटी होती है, बहुत अच्छी सॉल्बिलिटी उनकी नहीं होती है। तो जो भी सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है बेटा आपका, वो स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट कैन बी कंसिडर्ड एज इनफाइनाइट डाइल्यूशन सोल्यूशन, ठीक।
तो यहाँ पर अगर आप देखो तो जो यहाँ पर मोलैरिटी है उसको आप सॉल्युबिलिटी कंसीडर कर लोगे, तो लेमडा एम जो सैचुरेटेड हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, लेमडा एम इन्फिनाइट इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन सॉल्युबिलिटी, यानी सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलर conductivity at infinite dilution, molar conductivity at infinite dilution. Solubility is equal to kappa into 1000 upon kappa into 1000 upon molar conductivity at infinite dilution हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ स्पेरिंगली साल्ट का जब अगर आप सैचुरेटेड सोल्यूशन ले रहे हो कैन बी कंसीडर्ड एज इनफाइनाइट डाइल्यूट सोल्यूशन, उसको क्या कंसीडर कर सकते हैं हम, इनफाइनाइट डाइल्यूट सोल्यूशन कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट लेमडा एम क्या हो जाता है, इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपान मोलरिटी, ये हमने पढ़ रखा है, बस मोलरिटी को आप सॉल्युबिलिटी से रिप्लेस कर दोगे और लेमडा एम को एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन बोला गया तो लेमडा एम एट इन्फिनाइट लिख दोगे तो ये एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा, ये एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। चलो अब हम यहाँ पर देखो बेटा कुछ क्वेश्चंस करेंगे तभी आपका जो है यहाँ पे जो भी डाउट होगा वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर कोई डाउट बच गया होगा तो क्लियर हो जाएगा आपका डाउट। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 0.01 m 0.015 मोलर और 0.015 मोलर, यहाँ पर ये एसिटिक एसिड है आपके पास, ये है आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या रहा है कि इनके इक्वल वैल्यूम को मिलाया गया है। व्हाट वुड बी द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मिक्सचर इफ कंडक्टिविटी ऑफ CH3COON ने इतना दे दिया है। साल्ट जो बन रहा है उसकी जो कप्पा की वैल्यू वो कितनी है, 6.3 इंटू 10 की पावर -4 S सेंटीमीटर इनवर्स। करना क्या है बेटा, यहाँ पे जो साल्ट का कंसंट्रेशन है, जो साल्ट का कंसंट्रेशन आएगा वो हो जाएगा 0.00152 मोलर। तो लेमडा एम अगर आपको निकालना, व्हाट विल द मोलर, लेमडा एम जो निकालना होगा वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 इंटू क्या हो जाएगा मोलरिटी, और कप्पा कितना दिया गया आपका, कप्पा दिया गया 6.3 इंटू 10 की पावर -4 इंटू इसको हम लिख सकते हैं 3 अपान हो जाएगा आपका 0.015/2, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। सिंपल सा आपको जो मैंने बताया था फार्मूला उसको पुट करोगे यहाँ पे कुछ भी लिख दे हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें पता है कि लेमडा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपान मोलरिटी हो जाएगा। तो वहाँ पर मोलरिटी बस आपको देखना था, क्यों ऐसा देखना था, क्योंकि यहाँ पर इक्वल वॉल्यूम दिया गया था इसलिए इसको डिवाइड कर दिया गया है 2 से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, यहाँ पर आपके लिए आपके स्क्रीन पर आ गया है, आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन ब्यूट्रिक एसिड इज, डिसोसिएशन कांस्टेंट दे दिया है, के की वैल्यू दे दिया गया है, एंड द मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन भी दे दिया गया आपको, यानी आपको ये लेमडा एम एट इन्फिनाइट भी दे दिया गया है, के भी दे दिया गया है। अब क्या पूछ रहा है, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ द 0.01 मोलर एसिड सोल्यूशन विल बी, आपको क्या क्या दिया गया है, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी दिया है, ये दे दिया है, और आपसे पूछा जा रहा है कप्पा की वैल्यू, यहाँ पे इसको ऐसे दिखा देता हूँ, कप्पा की वैल्यू पूछ रहा है, और आपको कंसंट्रेशन भी दे दिया है। आपको पता है कि यहाँ पर आपको के की वैल्यू दिया गया, सी की वैल्यू दिया गया, तो आप वहाँ से क्या निकाल सकते हो, अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो। आपने वहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाला और अल्फा की वैल्यू कितनी आई, अल्फा की वैल्यू आपने निकाला 0.04, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, ये होता है आपका लेमडा एम अपान लेमडा एम इन्फिनिटी के बराबर होता है, जिसकी वजह से लेमडा एम अपान लेमडा इन्फिनिटी के बराबर होता है, और वहाँ से आप निकाल सकते हो अल्फा की वैल्यू, ठीक है। नहीं, अल्फा की वैल्यू आपने निकाल लिया है, अब आप वहाँ से उस डाटा से लेमडा एम निकाल सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें लेमडा एम इन्फिनिटी दे रखा है, ठीक है। तो लेमडा एम वहाँ पर फिर आप देखोगे, लेमडा एम निकालने के बाद ये फार्मूला पुट कर दोगे, लेमडा एम इक्वल टू के इंटू 10,000 अपान मोलरिटी कर दोगे, तो वहाँ से आपका जो है सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड यहाँ पर मैं देखता हूँ इसको,
चलो अगला क्वेश्चन बेटा, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से मैंने उठाया है। अगला क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट लेमडा एम इंफिनिटी फॉर CaCl2 एंड MgSO4 फ्रॉम द डाटा। यहाँ पर एक डाटा टेबल में दिया गया था, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं इसमें आप कर लोगे। वी नो दैट द कोलराज, देखो यहाँ पे CaCl2 दिया गया है और MgSO4 दिया है, इनका लेमडा एम इन्फिनिटी निकालना था। और यहाँ पे जो कैटायन और एनायन का जो डाटा है वो टेबल में था एनसीईआरटी के। हालांकि यहाँ पर आप इसको देखो कैसे निकालेंगे, प्रोसेस को देख लो आप यहाँ पे। तो लेमडा एम इन्फिनिटी CaCl2 अगर आप देखोगे, तो अगर आप देखो तो CaCl2 कैसे ब्रेक होगा, इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। इसको अगर और ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, Ca2 प्लस 2Cl माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो साफ पता चलता है कि अगर यहाँ पर लेमडा एम इन्फिनिटी आप CaCl2 अगर आपको चाहिए तो क्या करोगे, सिंपली यहाँ पर लेमडा इन्फिनिटी Ca2 प्लस कर दोगे प्लस 2 इंटू लेमडा इन्फिनिटी Cl माइनस कर दोगे, और इनकी वैल्यू आपको डाटा दिया गया टेबल में, उसको पुट कर दोगे, आंसर आपको मिल जाएगा। अगर इसी तरह MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट का भी अगर बेटा आपको निकालना है, मैग्नीशियम सल्फेट का निकालना है, तो आपको पता है कि मैग्नीशियम सल्फेट कैसे ब्रेक होगा। अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं, तो क्या हो जाएगा, Mg2 प्लस SO4 2 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ब्रेक कर दिया तो किसके बराबर हो जाएगा, Mg2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका लेमडा SO4 2 माइनस। अब इनकी वैल्यू इस आयन कैटायन की वैल्यू दी गई है कंडक्टेंस की, तो यहाँ से आप लेमडा की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है बेटा, चलो अगला है यहाँ पर कि लेमडा एम इन्फिनिटी फॉर NaCl HCl एंड NaAC, मतलब एसिटिक साल्ट का है, एसिटिक एसिड का साल्ट है, ये वैल्यू आपको दे दिया गया है। अब आपसे पूछा गया है कि एसिटिक एसिड का आप लेमडा इन्फिनिटी निकालो, लेमडा एम इन्फिनिटी। तो क्या करोगे, लेमडा एम इन्फिनिटी निकालने के लिए H प्लस का ऐड करोगे, AC माइनस का ऐड करोगे। इसको ऐड करने के लिए आपको क्या करोगे, डाटा है HCl का, तो हमें अगर HCl से हमें क्या मिल जाएगा, चलो इसको और अच्छे से हम सॉल्व भी कर देते हैं। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर देखो, अगर हम HCl का देखेंगे, तो हम HCl को ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास क्या है, NaCl को कैसे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास जो साल्ट है NaAC, ये जो साल्ट है इसको कैसे लिखेंगे, ये साल्ट भी हमने यहाँ पर लिख दिया। ओके, और हमारे पास क्या है, हमारे पास है NaCl है, NaCl का भी लिख दो। जो भी आपके पास एक्स्ट्रा टर्म मिल रहे हैं, उनको माइनस कर दोगे, और जो प्लस रहेगा आपको, जो डिजायर्ड आपका है उसको प्लस कर दोगे, तो आपको यहाँ पे डाटा मिल जाएगा। यानी HCl की कंडक्टिविटी और NaAC की कंडक्टिविटी को ऐड करके उसमें माइनस कर दोगे NaCl के कंडक्टिविटी को, तो आपको मिल जाएगा एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फानाइट डाइल्यूशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है बेटा, अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास अगला क्वेश्चन जो हमारा है, ये क्या कह रहा है आपसे, वाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन डिक्रीजेज विथ डाइल्यूशन। कंडक्टिविटी की बात की जा रही है। हमने देखा था जब हमने एक टेबल बनाया था डाइल्यूशन इफेक्ट का, जो मैंने एक टेबल बनाया था, मैंने ज़्यादा एल लिख दिया क्या इसमें, डाइल्यूशन इफेक्ट का जब मैंने एक टेबल बनाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि हमारे पास कितने टर्म्स हैं। यहाँ मैंने टर्म्स लिख दिए, यहाँ पर मैंने इफेक्ट लिख दिया। तो कितने थे हमारे पास, एक था हमारे पास कप्पा था, एक था हमारे पास जी था, एक लेमडा एम था, एक लेमडा इक्विवेलेंट था। ये तीनों क्या हो रहे थे बेटा, ये तीनों बढ़ रहे थे, यहाँ पर ये घट रहा था। क्यों घट रहा था, इसका रीज़न क्या था कि पर 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 एम एल नंबर, एक सेकेंड, पर एम एल नंबर ऑफ आयंस जो हो रहे थे बेटा,
वो क्या हो रहे थे, डिक्रीज हो रहे थे, नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो रहे थे पर ml। तो जो आपका कप्पा था वो भी कम हो रहा था। दैट्स द रीज़न वाई द कंडक्टिविटी विल डिक्रीजेज व्हेन वी इंक्रीज द डाइल्यूशन। यानी हम डाइल्यूशन जब करते हैं तो वहाँ पे कंडक्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज होती है। ठीक है बेटा, वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। चलो अगला क्वेश्चन है बेटा आपके सामने, सजेस्ट अ वे टू डिटरमाइन द लेमडा इन्फिनिटी यानी मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ वैल्यू ऑफ वाटर। वाटर के लिए आपको ये करना है, किसके लिए करना है, वाटर के लिए आपको करना है। चलिए ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है। हमें क्या निकालना है, वाटर। वाटर का अगर आप देखोगे बेटा तो वाटर H2O होता है, कैटायन एनायन में इसको ब्रेक करोगे तो H प्लस मिलेगा मिलेगा और OH माइनस मिल जाएगा आपके पास। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि H2O जो है लिक्विड उसको ब्रेक कर देना H प्लस और OH माइनस में। ये आपको केमिकल इक्वेशन को कंसिडर करना है पहला ये। उसके बाद आप ले लो HCl, उसके बाद आप क्या ले लोगे, HCl ले लोगे। तो उसको जब आप ब्रेक करोगे तो H प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस में ब्रेक हो जाएगा। हाँ सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे बताइए। अगला है NaOH। अगर आप NaOH ले रहे हो बेटा एक्वस में तो वो भी Na प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। वो भी क्या हो जाएगा, इसमें ब्रेक हो जाएगा। फिर हमने ले लिया NaCl, तो Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस में ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है बेटा, आपको इन चारों को आपको क्या करना है, ऐड करना है। इन चारों को आपको क्या करना है, ऐड करना है। यानी अगर इन चारों को अगर आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, लेमडा H प्लस प्लस लेमडा OH माइनस, फिर यहाँ पर हो जाएगा बेटा आपका H2O का निकालना है। तो इन चारों को नहीं करना होगा आपको, इन तीनों का ही करना पड़ेगा। H2O तो आपका डिजायर्ड है ना, उसको तो आपको निकालना है। तो यहाँ पर बेटा आप क्या करोगे, एक सेकेंड, सिंपल सा आप यहाँ पर जो लेमडा m एट इन्फिनिटी ऑफ HCl है उसको ऐड कर दोगे, प्लस लेमडा m इन्फिनिटी ऑफ NaOH को कर दोगे। उसके साथ ही साथ माइनस कर दोगे आप लेमडा लेमडा m किसके, NaCl का। ऐसे करने से क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो यहाँ पर, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको कि जब HCl कर रहे हो तो यहाँ से आपको दो टर्म मिल रहा है, लेमडा इन्फिनिटी m H प्लस प्लस लेमडा इन्फिनिटी m Cl माइनस। इसको जब ब्रेक कर रहे हो बेटा, इस वाले पार्ट को जब ब्रेक कर रहे हो तो प्लस में क्या हो जाएगा, लेमडा m इन्फिनिटी Na प्लस प्लस लेमडा m इन्फिनिटी OH माइनस। इसको जब करोगे बेटा तो माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, लेमडा m इन्फिनिटी Na प्लस, माइनस फिर से आएगा यहाँ पर और ये हो जाएगा आपका Cl माइनस। अगर अब यहाँ पर इनको आप देखोगे बेटा, अब यहाँ पर इनको देखोगे आप तो आप क्या करोगे, कैंसिल करो यहाँ पे। देखो अगर यहाँ पे कैंसिल करने जाओगे तो यहाँ पर देखो माइनस Na प्लस है तो इसको कट कर दो प्लस वाले से। ठीक है, कट हो गया। उसके साथ साथ यहाँ पर देखोगे माइनस लेमडा इन्फिनिटी Cl है और ये दोनों कट गया। बचा क्या, बचा क्या भाई, हमें निकालना था लेमडा m इन्फिनिटी ऑफ H2O निकालना था, जो कि इक्वल होता है लेमडा m इन्फिनिटी H प्लस प्लस लेमडा m इन्फिनिटी OH माइनस। इसी के तो इक्वल होता। यही दोनों जो कैटायन और एनायन हैं उनके जो आप देख रहे हो कैटायन और एनायन, उनके कंडक्टिविटी जो है मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन बचा है। यानी इसका सम करोगे तो हमें वाटर का मिल जाएगा मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ही अच्छा था, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। इसमें क्या करना था, आपसे पूछा था कि आपको वाटर का मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन निकालना है। तो आपने बोला कैसे निकालूंगा, आपको मैंने दिया कि भाई आप क्या करो, सिंपल सा एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखो। किसका, एक ले लो बेस NaOH, एक ले लो एसिड HCl। आपको पता है इसमें वाटर तो मिलेगा, साथ ही साथ एक साल्ट मिल जाएगा, तो वहाँ पर वो साल्ट भी ले लो। अब क्या करोगे, जो दोनों बेस और एसिड है दोनों को ऐड कर दोगे
उन दोनों को ऐड करके उसमें से माइनस कर दोगे साल्ट को। जब साल्ट को आप माइनस कर दोगे तो वहाँ से आपका जो है वाटर बच जाएगा। तो जो कंडक्टिविटी आप निकालोगे, वो किसकी निकालोगे? वाटर की निकालोगे। ठीक है बेटा। यहाँ पे जो एक क्वेश्चन था आपका, ये जो फर्स्ट वाला है, जो यहाँ पे मैंने एसिटिक एसिड वाला बताया था, डिक्टो वैसा ही आपको यहाँ पे करना था। यहाँ पर भी देखो NaCl, HCl, NaAC ये दिया गया है। इन ऐसे क्वेश्चन में बस आपको ये देखना कि आपका डिजायर्ड जो है वो जो स्पीसीज है वो क्या है, उसको आयंस के रूप में ब्रेक कर दो। दो चीज़ें देखना है, क्या है, फिर उसको आयंस के रूप में ब्रेक कर दो। जब आप आयंस के रूप में ब्रेक कर दोगे तो आपके पास जो भी डाटा वहाँ पे मिलेगा, जो भी डाटा रहेगा बेटा, उस डाटा से क्या करोगे आप? सारे जो एक्स्ट्रा वाले टर्म होंगे उनको हटा दोगे, माइनस कर दोगे। जैसे कि यहाँ पर HCl और NaAC को ऐड किया गया तो हमारे पास एक्स्ट्रा क्या मिल गया? हमारे पास एक्स्ट्रा मिला है NaCl। तो NaCl के जो डाटा है उसको यहाँ से हटा दिया गया है। ठीक है बेटा, उसको क्या है यहाँ से हटा दिया गया है, जिसकी वजह से हमारा जो डिजायर था वो हमें मिल गया है। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ये कोलराउश लॉ का बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पर अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। कुछ नहीं करना, जो भी दिया रहेगा बस ऐसे लिख देना, ऐसे लिख देना। यहाँ पे जो भी दिया रहेगा उसके आयंस को लिख देना, एनायन प्लस कैटायन, ये कर दोगे। और जो भी डाटा दिया रहेगा, डाटा को देख लेना कैसे प्लस माइनस करने पे ये आ रहा है। वहाँ से आपको सोचना है कि क्या प्लस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, कि हमें मेरा डिजायर्ड ये बच जाए और हमें ये रिजल्ट जो पूछा जा रहा है वो पता चल जाए। बेटा गलती करके मत आना, बहुत ही आसान है, आपको अच्छे खासे नंबर मिलेंगे इसमें अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो। गलती करके मत आना, ठीक है। चलिए इस लेक्चर में इतना तक ही रहेगा। होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ भी अगर नहीं समझ में आया तो डाउट सेशन में आप हमसे पूछिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। खाते रहिए, पीते रहिए, मस्त रहिए।